अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करें, यानी कि मुख्तसर करें। तो मुख्तसर करने के लिए हमें एक्सपोनेंट के लॉ की समझ आनी चाहिए और हमें लॉ रेडिकल के लॉ की भी समझ आनी चाहिए। तो आइए जरा ये देखते हैं कि वो लॉ क्या है। तो बच्चों, लॉज ऑफ रेडिकल, सबसे पहले रेडिकल के कवानीन को डिस्कस करते हैं। कवानीन को डिस्कस करने से पहले ये जरा देख लीजिए, अगर लेट्स सपोज दैट कि मैं इस तरीके से कोई वैल्यू लिखता हूं, ये मैंने कुछ लिख दिया इस तरीके से। अब लेट्स सपोज दैट इसके नीचे मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूं, सपोज दैट कि मैं यहां पे लिख लेता हूं m। आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब लेट्स सपोज दैट कि यहां पर n लिख लेते हैं, या p या q जो भी लिख लेते हैं। सपोज दैट कि यहां पर मैं n लिख लेता हूं। ओके। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये टोटल तौर पे ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है, अंडर रूट एम, इस सारी की सारी वैल्यू को आपने पढ़ना है रेडिकल। ओके, ये बात आपने माइंड में रखनी है, चूंकि बार बार हमने डिस्कस करना है। हमने इसको पढ़ना है रेडिकल, ये एक रेडिकल है। ओके। अच्छा, अब इस रेडिकल में ये जो मैंने वैल्यू लिखी है रेडिकल साइन के अंडर, ठीक है, ये जो एम लिखा होगा, ये यहां पर नीचे अंडर वाली साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होगी, इस वैल्यू को हमने कहना है रेडिकैंड। ओके, बात माइंड में रखे, रेडिकैंड। ठीक है, रेडिकैंड कहना है, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये माइंड में रखना है, ये जो बाहर कॉर्नर पे जो वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर एन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 9 एटसेट्रा, जो भी वैल्यू यहाँ पर बाहर लिखी जाएगी, उस वैल्यू को हम कहेंगे इंडेक्स। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने माइंड में रखना है, ये एमसीक्यूज में पेपर में आएगा कि इंडेक्स क्या है। तो कॉर्नर में जो वैल्यू होती है, ठीक है, हमने बताना है कि एन इज इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो अकेला सैंपल लिखा है मैंने, ये वाला जो सैंपल है, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, तो इसको हमें कहना है रेडिकल साइन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में हमसे पूछी जाएंगी, तो इसलिए हमें याद रखना है रेडिकल साइन। ओके, ये ब्लैक सैंपल, इसको रेडिकल साइन कहेंगे। रेडिकल साइन के अंडर जो भी वैल्यू होगी इसे रेडिकैंड कहेंगे, और कॉर्नर में बाहर जो वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे इंडेक्स, और टोटल तौर पे इस वैल्यू को हमने कहना है रेडिकल। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज दैट कि रेडिकल हम कहते हैं कि जी हमारे पास है ये m, और साथ n भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर हम सपोज दैट के लिख लेते हैं a, या कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, ये अगर रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है रेडिकैंड है, अगर वो ज्यादा वैल्यूज है, m भी है n भी है, या एक से ज्यादा वैल्यूज है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सबका रेडिकल साइन है, इंडेक्स भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेडिकल सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं m का रेडिकल और इंडेक्स इसका a एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, चूंकि m और n के बिटवीन कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, वो यहाँ लिख भी सकते हैं, ना भी हो तो मल्टीप्लाई है, लेकिन जब रेडिकल सेपरेट सेपरेट करना है तो फिर हमें मल्टीप्लाई का साइन लिख देना है। ठीक है, और n का रेडिकल लैदा कर देना, सॉरी n लिखना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, और ये एज इट इज रहेगा, तो ये है फर्स्ट लॉ, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम रेडिकल सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स जो है, ये ए इंडेक्स एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह सकते हैं कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 93, और इसका है ये रेडिकल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 45 का रेडिकल लैदा कर सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 93 का रेडिकल लैदा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल। ओके। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें, तो सेकंड लॉ जो ऑफ रेडिकल जो होता है हमारे पास, वो इस तरीके से होता है कि अगर हम लेट्स सपोज दैट लिख लें a ओवर b, ठीक है, ये इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, सॉरी रेडिकैंड कुछ भी हो सकता है, और यहां पर मैं लिख लेता हूं n। अब ये a और b की जगह पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ये मैं जनरल वैल्यूज ले रहा हूं, तो आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, और n की प्लेस पे भी 1 2 3 4 जो मर्जी हो जाए, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इज इक्वल टू। तो अगर डिवाइड हो रही हो, जैसे a और b फ्रैक्शन है, कोई भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो हम फिर भी रेडिकल सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ए का रेडिकल लैदा, और एन इंडेक्स है तो इंडेक्स एज इट इज रहेगा, और बी का रेडिकल हम लैदा लैदा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर डिवाइड हो रही हो तो फिर भी हम लैदा लैदा कर सकते हैं, इसको कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रेडिकल। हम थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए है हमारे पास, और ए की पावर मैं कहता हूँ कि एम है, और उसके बाद मैं रेडिकल लगा लेता हूँ, और यहाँ बाहर इंडेक्स में एन लिख लेता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए कि a की पावर m है, हम क्या कर सकते हैं कि इस m को इस n के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि n इसकी जगह पे आ सकता है m की जगह पे, और m जो है ये n की जगह पे जा सकता है। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a की पावर n हो जाएगी,
और ये जो m है ये बाहर n की जगह पे आ जाएगा, तो इसको डियर स्टूडेंट हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, हमें थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल भी माइंड में रखना है, ठीक है। अब लास्ट रेडिकल लॉ, फोर्थ लॉ की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर फोर्थ लॉ की हम डिस्कस करें तो फोर्थ लॉ डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है, अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a, और a की पावर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ n, और रेडिकल लिखता हूँ रेडिकल साइन, और यहाँ इंडेक्स भी बाहर लिखता हूँ n। ओके, तो अब डियर स्टूडेंट ये देखें कि a की पावर यहाँ a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये आपने जरूरी नहीं समझना कि यही होगा, 5 3 9 जो मर्जी हो जाए, और n की जगह पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये जस्ट एक जनरल वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a की पावर अगर n है और इंडेक्स भी n है, तो फिर क्या होगा कि ये जो n है ये इस रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा अकेला a आंसर, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है। तो ये है फोर्थ लॉ ऑफ रेडिकल, हम इनको ना यूज करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमने लिखना है, हमने कहना है कि अब यहाँ पर पावर n है और ये भी n है, कैंसिल आउट हो गए, बाकी a बचेगा। हम इस तरह भी करेंगे सोल्व, ये सारे लॉ हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये थे लॉ ऑफ रेडिकल। तो बच्चों नेक्स्ट हमें सीखना है लॉज ऑफ इंडेक्स, क्योंकि लॉ ऑफ इंडेक्स भी हमने बार बार क्वेश्चन में यूज करने हैं, तो हम जरा इनको भी ओवरव्यू कर लेते हैं 1-2 मिनट में। तो इंडेक्स में यहाँ पर जरा ये बात गौर कर लें, अगर सपोज दैट कि हमारे पास वैल्यू आ रही है a, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a की पावर m लिख देता हूँ, या जो भी पावर लिख देता हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ a की जगह पे 95 93 कोई भी वैल्यू हो सकती है, और m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर a की पावर m, तो हमने ये कहना है कि ये जो a है, इस a को यहाँ नीचे जो वैल्यू होगी इसे हम कहते हैं बेस। ये बात माइंड में रखें, ये चूंकि बातें एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएंगी कि इसमें बेस क्या है, तो आपने टिक लगाना है a, ठीक है। यहाँ नीचे जो भी वैल्यू होगी इसे बेस कहेंगे, और जो पावर होगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स कह लें, सॉरी एक्सपोनेंट कहते हैं। ये मिस्टेक है, आप इसको माइंड में रख लीजिए काइंडली, एक्सपोनेंट, आई एम सॉरी इसके लिए। अच्छा एक्सपोनेंट, ये इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर भी आपने एक्सपोनेंट लिखना है, ये गलती से मुझे लिखा गया है, ठीक है, एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ये माइंड में रखें। ओके, तो ये जो m है, पावर जो होती है इसको या तो पावर कहते हैं या फिर हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और नीचे जो वैल्यू होती है जिसकी पावर होती है इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो लॉज ऑफ बेस को डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा ये जरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। तो बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो सबसे पहला लॉ है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर फर्ज करो कि हमारे पास आ जाए दो वैल्यू, जैसा कि a आ जाए और साथ b आ जाए, कोई भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अब इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं, इट्स मीन कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा होगा, या नहीं भी लिखा तो आपने कंसीडर करना है कि दो वैल्यू के दरमियान कोई ना हो साइन, तो वो मल्टीप्लाई का होता है। अब इसकी पावर अगर सपोज दैट कि मैं कहता हूँ कि n है, या कुछ भी पावर हो सकती है, तो फिर हमें कैसे लिखना होता है, ये जो n पावर है इसको a के ऊपर लैदा कर देना है, b के ऊपर लैदा कर देना है, तो इसको हम कहते हैं a की पावर n, यहाँ मल्टीप्लाई लिखें और लिखें b की पावर n, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, वो ना भी लिखा हो तो आपने यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो हम पावर सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, इसको डियर स्टूडेंट हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल। अगर सेकंड लॉ की बात की जाए तो वो भी इसी तरीके से होता है कि अगर फर्ज करोगे हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, जैसा कि मैं कह दूं कि a ओवर b, ठीक है। अब कोई भी दो वैल्यू डिवाइड हो सकती हैं और इनकी कोई पावर हो सकती है, यानी कि एक्सपोनेंट हो सकता है। हमें क्या करना है कि ये जो पावर है, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, तो ये हमने सेपरेट कर देना है, a की पावर भी n लिख देना है ओवर b की पावर भी n लिख देना है, ठीक है। ये a की पावर भी b की दोनों की लैदा लैदा कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट ये होता है हमारे पास सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है प्यारे बच्चों हमारे पास, तो थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम में डियर स्टूडेंट इस तरीके से होगा, अगर सपोज दैट कि हमारे पास आ रहा है a की पावर m, और डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, या क्रॉस में मल्टीप्लाई हो सकता है या डॉट में हो सकता है, और नेक्स्ट आ जाए a की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि दो बेस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में डॉट का साइन है, मल्टीप्लाई का है, तो बेस एक जैसे हैं, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। तो डियर स्टूडेंट अगर बेस एक जैसे हो तो हम एक बेस कॉमन ले सकते हैं, एक दोनों में से एक a लिखेंगे और फिर उनकी पावर लिख लेंगे m प्लस n, उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, m प्लस n। ये इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर दो बेस एक जैसे हैं तो एक बेस लिखते हैं और उसके बाद उनके जो एक्सपोनेंट है ये दोनों एक्सपोनेंट लिख लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम। अगर फोर्थ सॉरी थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, आई एम सॉरी लोगारिथम कह दिए। अच्छा फोर, अगर फोर की बात करें तो फोर में हमारे पास डियर स्टूडेंट ये होता है कि सिमिलरली अगर हो जाए हमारे पास a की पावर m ओवर नीचे आ जाए a की पावर n, ठीक है, तो यानी कि डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, कोई भी दो बेस होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं लेकिन बेस सेम रहने चाहिए। अब यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी सेम है, अगर बेस एक जैसे आ जाए और डिवाइड हो रहे हो तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि एक बेस कॉमन ले सकते हैं और इसकी पावर है m,
और नीचे से पावर जो ऊपर आएगी वो हो जाएगी माइनस, दोनों बेस में से एक बेस कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद उनके जस्ट एक्सपोनेंट लिख लेंगे, नीचे से ऊपर वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये है हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर फिफ्थ लॉ की बात करें, ठीक है, 6 लॉ है तो 2 रह गए हैं, जरा इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर फिफ्थ की बात करें तो वो हमारे पास इस तरीके से होता है। अगर फर्ज करो कि हम ये कह दें कि हमारे पास है a और a की पावर है m एंड सारे की पावर हो गई हमारे पास n, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर हो, a की पावर ये a की जगह पे 95 है, सपोज दैट के 125 है और उसकी कुछ पावर है 3 है 2 है जो भी है, और ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट के बाहर भी कुछ पावर है। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ये जो a है बेस है ये एज इट इज रहेगा और इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mn। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फिफ्थ लॉ ऑफ लोगारिथम है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट अगर सिक्स्थ लॉ ऑफ लोगारिथम की अगर हम बात करें तो बहुत इजी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज में पेपर में भी आता है। अगर सपोज दैट हमारे पास a की पावर आ जाए 0, यानी कि a की जगह पे कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 9 5 100 1000 जो भी आई एम सॉरी, कोई भी पावर कोई कुछ भी बेस हो जाए और उसकी पावर अगर 0 आ जाए तो डियर स्टूडेंट हमने फिर इसको लिखना है 1, ये 1 के बराबर होगा। सपोज दैट के 2 है, 2 की पावर 0 तो हम क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे। इसी तरह अगर सपोज दैट के मैं यहाँ पर कह दूं कि 5 है तो 5 की पावर 0 लिख दूं तो फिर भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं सिक्स्थ लॉ ऑफ लोगारिथम। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कवानीन और इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हुए हमने हर क्वेश्चन में ये कवानीन इस्तेमाल करने हैं। तो इन कवानीन की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, 9 के 9 पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट, पहला जो पार्ट है ये यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 81/16 एंड होल की पावर जो है -3/4, ठीक है, ये हमारे पास है। और हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ये वैल्यू एक दफा एज इट इज लिख देनी है, जो भी वैल्यू है हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू है 81 ओवर लिखा हुआ है 16, तो 81/16 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड होल की पावर है -3/4। ओके, वैल्यू एज इट इज लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल का साइन जरूर लगाते जाना है। नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखें, ये हम यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। अगर पावर नेगेटिव में है, ठीक है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में, हम इसको पॉजिटिव करेंगे सबसे पहले। कैसे करेंगे? तो ये आप रूल याद रख लें, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, इनको आपस में रिप्लेस कर दें, तो ये जो एक्सपोनेंट का साइन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 16 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, 16, और ये जो 81 है इस 81 को 16 की जगह पे ले आता हूँ। तो इस तरीके से करने से ये जो पावर होती है हमारी ये पॉजिटिव हो जाती है, ये हो जाएगा 3/4। तो जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ जाए, पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं वो इस 4 को 3 की जगह पे ले जाते हैं, 3 को 4 की जगह पे ले आते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। बच्चों, ऐसे नहीं करना, हमें पावर की इनको ऊपर नीचे नहीं करना, बल्कि ये जिसकी पावर है इस बेस को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ये जो बेस है ना इसमें ऊपर नीचे करना है, 16 को ऊपर और 81 को नीचे ले आना है। बच्चों, अब नेक्स्ट हमें फिर क्या करना होता है, पावर जब पॉजिटिव हो जाती है तो फिर जो बेस होता है हमें इस बेस का को फैक्टराइज कर लेना होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये 16 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पर हम 16 लिखते हैं रफ पेज पे, ये साथ साथ रफ सोल्व कर लेते हैं और आप ये लैदा पेज पे सोल्व कर सकते हैं रफ। 16 को अगर सोल्व हम कर लें, लिख लें सपोज दैट के 2 पे फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 8 द 16 हो जाएगा। अगेन 2 पे फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 द 8, अगेन 2 पे फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 द 4, अगेन 2 पे फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 द 2 हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब नीचे 81 है तो 81 को भी हमें फैक्टराइज करना है, तो 81 को भी साथ ही फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं। ये 81 यहाँ लिख लेते हैं और 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को डियर स्टूडेंट हम 3 पे फैक्टराइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती है, आप 8 क्लास में सीख चुके होंगे। तो जब 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27, यहाँ 27 लिखेंगे, 27 को अगेन 3 पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, 27 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आंसर आता है। डियर स्टूडेंट, 9 को फिर 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पर 3 आएगा एंड फाइनली 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ चुकी है। तो अब डियर स्टूडेंट हमने करना क्या होता है, 16 की जो फैक्टराइजेशन है ये हमने 16 की प्लेस पे लिख देनी है। तो क्या फैक्टराइजेशन है, 2 है और 2 कितने हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, ये इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। 2 जितनी टाइम है उसकी उतनी पावर बनानी है।
तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड सिमिलरली प्यारे बच्चों हमने लिखना है नीचे 81। तो अब अगर 81 की अगर बात करें तो ये हमने फैक्टराइज किया है तो ये 3 आ गए हैं और 3 कितने हैं, 3 भी हैं 4, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके, एंड होल की पावर ब्रैकेट में लगा के ये 3/4 एज इट इज लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद बच्चों हमने ये करना होता है कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको सेपरेट सेपरेट कर देना है, जैसा कि सेकंड लॉ हमने सीखा था। ठीक है, इसको इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई कर देना है। 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई हम करवा देंगे ये 3/4। ओके, डिवाइडेड बाय आई एम सॉरी 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ये लिखा और मल्टीप्लाई करवा देंगे ये एक्सपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डियर स्टूडेंट ये करना पड़ेगा, हम कटिंग कर सकते हैं। सपोज दैट ये 4 है और ये भी 4 है, हम इन दोनों 4 को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे भी अगर देखा जाए तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 और इस 2 की पावर आ जाएगी 3, ये 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये हमारे पास बचेगा 3 एंड 3 की पावर बचेगी ये वाला 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं, एक स्टेप और परफॉर्म कर लेते हैं। अब इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो हम 2 की पावर अगर 3 है तो इट्स मीन के 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8। ओके, डिवाइडेड बाय अब 3 की पावर 3 है तो इट्स मीन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद इटसेल्फ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 27। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर 8/27। सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट 3/4 एंड सारे की पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 सारे की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 16/27 और इसमें होल की पावर नहीं है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना होता है, फिर हमें लिखना होता है ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। एक स्टेप में हम लिख लेते हैं 3/4 एंड होल की पावर जो है -2, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय डिवाइड का साइन हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 4/9, तो यहाँ 4/9 लिख लेंगे एज इट इज वैसे का वैसे जैसे है और ये पावर 3 वैसे रह जाएगी। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 16/27। तो बच्चों हमने क्या किया कि वैल्यू को नीचे एज इट इज उतार लिया है। फिर प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लिखना होता है और उसके बाद हमें सबसे पहले जैसा कि हमने सीखा है कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होता है। ये माइनस में पावर है तो हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, सोचें जरा। पार्ट 1 में हमने सीखा था ये 4 चला जाएगा 3 की जगह पे और 3 आ जाएगा 4 की जगह पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3। ओके, तो जब इनको चेंज करेंगे तो ये एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बच्चों ये डिवाइड को आपने सीखा हुआ है कि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए एक स्टेप बाद कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अभी वैसे डिवाइड ही रहने देता हूँ। ठीक है, या अभी भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। ये 4/9 वैसे रह जाएगा, चूंकि इसकी पावर पॉजिटिव है तो ये एज इट इज, ठीक है, ये 3 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 16/27, ये मैं एज इट इज वैसे का वैसे लिख दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमें सोल्व करना पड़ेगा जैसा कि हमने सीखा सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये 2 को एक्स साइड पे कर देंगे यानी लैदा-लैदा कर देंगे, 4 की पावर b और 3 की दोनों की सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2, दोनों की पावर लैदा कर दी। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को एज इट इज रहने देते हैं, इसको एंड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 की पावर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 है ना, ये 3 को लैदा कर देंगे, 4 की पावर भी और 9 की पावर भी लैदा-लैदा कर सकते हैं, ठीक है, और 9 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों वैसे का वैसे और यहाँ पर आ गया 16/27। ओके, उम्मीद है समझ आ रही है। इज इक्वल टू बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अगर जरा हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं 4 की पावर अगर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16, ठीक है, और 16 कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो विद इटसेल्फ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये 16 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 की 2 को 16 लिख लिया है। तो सिमिलरली आप सोचें 3 की पावर 2 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9। कैसे बनेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 द 9, वेरी गुड एंड अच्छा सोच रहे हैं आप। अच्छा डिवाइड एज इट इज 4 की पावर 3 डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, तो इट्स 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 द 16 एंड 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यहाँ पर हमें 64 लिखना पड़ेगा।
ओवर 9 की पावर 3, तो इसका मतलब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 द 81 और 81 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 729 बन जाएगा। ठीक है, 9 9 द 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये 16 ओवर 27 ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सारे के सारे जो पावर थी एक्सपोनेंट वो खत्म कर लिए हैं। अब जाके डियर स्टूडेंट हम ये करते हैं, ये 16 ओवर 9 एज इट इज रहने देते हैं, ये डिवाइड को हम बना लेते हैं अब मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आप सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये 729 ऊपर चला जाएगा और ये जो 64 है ये 64 नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई एज इट इज एंड 27 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 27 ऊपर नहीं जाएगा, ये 16 ओवर 27 एज इट इज रहेगा बल्कि। ठीक है, चूंकि अगर डिवाइड हो तो फिर नीचे से ऊपर वैल्यू जाती है, वरना तो वैसे ही रहती है, हम ऐसे ही ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि अगर दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन हो, फ्रैक्शन एक से ज़्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऊपर वाली वैल्यू को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 186624। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को 64 से, इनका जो आंसर आएगा उस आंसर को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा फाइनली वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आया 1 5 एंड 5 अगेन 5 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने नीचे वाली तीनों वैल्यूज को किया तो ये आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर लें। अब कैलकुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये 12 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3, 0.027 एंड होल की पावर है -1/3। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 0.027 एंड होल की पावर हम लिखेंगे -1/3। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट किसी वैल्यू में आ जाए तो हम डेसिमल पॉइंट खत्म कर सकते हैं। ये रफ पे जरा लिखते हैं 0.027। ठीक है, अगर ये वैल्यू हो तो पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, पॉइंट की प्लेस पे आप लिखेंगे 1 नीचे, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर है 1 2 3 3 डिजिट है तो नीचे 3 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब ये डेसिमल पॉइंट खत्म और ये जीरो भी खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू खत्म, तो बाकी बच गया 27 ऊपर, नीचे बच जाएगा 1000। तो यहाँ पर फिर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे 27 और नीचे हम लिख लेंगे 1000। ओके, और ये ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगी, ये पावर है -1/3। तो जिस भी क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाए तो आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हम ये करेंगे, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करते हैं, जैसा कि आप सीख चुके हैं पार्ट 1 2 में। तो जहां भी पावर माइनस में आएगी हमें उसे प्लस करना होता है, प्लस करने के लिए ये जो बेस है इनको चेंज करना होता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो इट्स मीन के 1000 हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, और 27 आ जाएगा नीचे। 27 एंड होल की पावर जो है रहेगी 1/3 बट हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, पहले नेगेटिव थी। तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट जब पावर पॉजिटिव हो जाती है फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हमारे पास 1000 है तो 1000 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन यहाँ रफ पे लिख लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय, अगर हम डिवाइड 10 पे करेंगे तो 10 1 द 10। ठीक है, ये 10 और बाकी ये 20 एज इट इज आ जाएंगी। अगेन 10 पे अगर हम फैक्टराइज करें तो 10 1 द 10, ये 10 कैंसिल तो ये 0 आएगी। अगेन 10 पे अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 1 द 10 हो जाएगा। तो सिमिलरली 27 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, बाद में आंसर लिखते हैं। 27 को अगर प्यारे बच्चों 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो 3 9 द 27, अगेन 3 पे करेंगे तो 3 3 द 9, अगेन 3 पे करेंगे तो 3 1 द 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये आंसर ये लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये 1000 की जो फैक्टराइजेशन है वो ये बनी है। अब 10 बने हैं 3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, और नीचे 27, अगर 27 की फैक्टराइजेशन देखें तो वो ये बनी है 3 3 टाइम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 3। ओके, और ये जो होल की पावर है 1/3 ये एज इट इज रह जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, ये पावर हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, जैसा कि हमने सीखा है सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये 10 की पावर है 3 हमारे पास,
और मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये होल की पावर जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देंगे, डिवाइडेड बाय ये 3 लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे ये 1/3, ओके, इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो 3 है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिमिलरली ये भी 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंट दोनों कट जाएंगे। बाकी प्यारे बच्चों हमारे पास बचेगा ये 10 और 10 की पावर कुछ भी नहीं बचेगी। अब पावर 1 है तो 1 पावर हम नहीं लिखते, नीचे आएगा 3 और 3 की पावर भी 1 बचेगी तो 1 पावर हम नहीं लिखते। तो बच्चों यही हमारा आंसर है 10/3, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z है z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, नीचे z आ जाएगा, z कह लें या z कह लें, और इसकी पावर 7 है और होल का जो रूट है ये 7 यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है यानी कि 7th रूट। तो बच्चों सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद इस सारी की सारी वैल्यूज को हम सारी की सारी वैल्यू को एक दफा एज इट इज लिख देंगे, x की पावर 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 21 जो भी वैल्यू है एंड मल्टीप्लाइड बाय z और z की पावर है 35, ये एज इट इज ओवर हम लिखेंगे y की पावर 14 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय z है हमारे पास, z की पावर है 7 ये, एंड रेडिकल साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है, रेडिकल साइन और इंडेक्स भी जो 7 है ये एज इट इज रहेगा। तो हमने सबसे पहले स्टेप में ये वैल्यू अपनी एज इट इज लिखनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हमें लिखना होता है ये जो है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में बना लेते हैं रेडिकल फॉर्म को, कैसे, या आप एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाए बगैर ही ये जो 7 है इसको सबके साथ सेपरेट कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाएं, कैसे, ये मैं अभी बनाने लगा हूँ। x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 35, ये एज इट इज आ जाएगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास y की पावर 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 7 और यहाँ पर आप इस तरह ब्रैकेट लिखें और ब्रैकेट में लिख दें 1/7, ठीक है। यहाँ पर अगर 7 है तो 1/7 लिखें, अगर यहाँ पर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और अगर यहाँ पर 3 है तो फिर 1/3 लिखेंगे, अगर 4 है तो 1/4, ओके। जो भी वैल्यू यहाँ पर है 1 बाय नीचे वो लिख देनी है, ठीक है। अगर कुछ भी ना हो तो इट्स मीन यहाँ 2 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू बनी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको सब पे सेपरेट कर सकते हैं, ये 1/7 को सब पे अलग कर सकते हैं, ये सेकंड लॉ में हमने सीखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 14 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7 एंड नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा एंड फिर आ जाएगा y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 कर देंगे और उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय z एंड z की पावर 35 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7, ये जो 1/7 था ये मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और डिवाइडेड बाय नीचे ये एज इट इज लिख लेते हैं, फ्रैक्शन एज इट इज एंड y की पावर 14 आ जाएगा, ठीक है, और इस 14 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई फिर ये z है और z की पावर है 7 और इस 7 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो 1/7 था इसको सब पे सेपरेट करने के बाद हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 7 की 14 से कटिंग अगर करें तो अब 7 1 7 एंड 7 2 14 यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर अगर 7 की 21 से कटिंग करें तो ये नीचे 7 1 7 और यहाँ पर 7 3 21 आएगा और अगर 7 की 35 से कटिंग करें तो 7 1 7 यहाँ पर आ जाएगा 7 5 35, ओके। इस 7 की 14 से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 7 1 7 एंड 7 2 14, फिर इस 7 की 7 से कटिंग करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डियर स्टूडेंट लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू एंड x की पावर क्या बच गई, x की पावर बच गई ये 2 एंड नेक्स्ट बच गई हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय y एंड y की पावर क्या बच जाएगी 3 बचेगी एंड नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बचेगी z एंड z की पावर बचेगी 5, ओके। अब डिवाइड में नीचे अगर देखें तो y की पावर हमारे पास बचेगी 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय इस z की पावर अगर देखें तो कुछ भी नहीं बचेगी, 1 बचेगी, सॉरी, अगर 1 है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि बेस एक जैसे हो तो हम एक बेस कॉमन ले सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था। तो अब ये x है, x तो एक ही है तो फिर एज इट इज आएगा, अगर x एक से ज्यादा होते तो हम एक x कॉमन ले लेते। अब y दो नजर आ रहे हैं, एक ये भी y है एक ये भी y है, तो दो y में से एक y कॉमन ले लेते हैं और फिर एक्सपोनेंट लिखेंगे, इस y की पावर है 3 और ये पावर 2 है तो 2 नीचे से ऊपर जब आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। 2z है तो 2z में से एक z कॉमन लेते हैं, z की पावर 5
ये ऊपर वाले z की पावर 5 है और ये है इसकी पावर 1, तो 1 जब नीचे से ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी -1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हम ये लिखेंगे इज इक्वल टू x की पावर 2 एंड y की पावर 3 से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 एंड z की पावर 5 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। तो बच्चों ये है हमारा आंसर। अब 1 पावर आप ना लिखें, आप लिखें x की 2, y और z की पावर 4 ये लिख लें, या 1 पावर भी लिख लें, तो नो इशू। ये है हमारा आंसर। ठीक है, 3 पार्ट बच्चों हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। अभी आप काइंडली सेकंड वीडियो भी देखें, तो उसमें हम जो बाकी पार्ट रह गए हैं वो अभी सोल्व करते हैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो सेकंड वीडियो में हम ज़्यादा बाकी जो पार्ट्स हैं वो सोल्व कर रहे हैं। ओके।